हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके यूट्यूब आई के साइंस एकेडमी चैनल पर। तो हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं धातु और अधातु। धातु और अधातु में हम पढ़ा रहे थे सबसे पहले धातु। धातु को हमने बता दिया कि धातु कैसे पहचानेंगे। अर्थात धातु उसे कहते हैं जिसमें धनात्मक होता है, अर्थात विद्युत धनात्मक होता है, उसी को हम धातु कहते हैं। अर्थात धनात्मक कैसे होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन किसी को त्याग कर देगा तो उस पर धन आयन होता है, धन आयन होता है तो उस पर विद्युत धनात्मक बोला जाता है। विद्युत धनात्मक होने की गुण को ही हम धातु कहते हैं। तो धातु में हम पढ़ रहे हैं भौतिक गुण, धातुओं के भौतिक गुण। तो धातुओं के भौतिक गुण में हम आए हैं लेके आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता मेलेबिलिटी, अर्थात मेलेबिलिटी मीन्स होता है कि आघातवर्धनीयता। आघातवर्धनीयता को हम कैसे पहचानेंगे, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। कुछ धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, कुछ धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर धातु की पतली चादर, धातु की पतली चादर शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं की यह परिवर्तन होने की क्षमता को ही हम आघातवर्धनीयता कहलाता है। फिर समझा दे रहे हैं आप लोगों को। कुछ धातुएं आघातवर्धनी होती हैं, अर्थात इन्हें पीटकर धातु की पतली चादर शीट के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं की यह परिवर्तन होने की क्षमता के गुण को धातु का आघातवर्धनीयता कहलाता है। धातु का आघातवर्धनीयता कहलाता है। उदाहरण स्वरूप हम ले लेते हैं, बता रहे हैं कि पहले तो ये बता दें क्यों वो चद्दर के रूप में फैलती है। धातु को जब जैसे हम किसी पात्र या किसी हथौड़े थोड़े से पीटेंगे या भारी वस्तु से उसको धातु को पीटेंगे तो धातु की चादर के रूप में परिवर्तित होती है। अर्थात कोई हम ले रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लिए हैं, सोना ले लिए हैं, सिल्वर ले लिए हैं, और सोना ले लिए हैं, एल्युमिनियम ले लिए हैं, कॉपर ले लिए हैं। अर्थात ये धातुएं ऐसी धातु हैं कि इन्हें हम जितना ही पीटेंगे वो चद्दर के रूप में धीरे धीरे फैलती चली जाती है। अर्थात कह सकते हैं कि किस में परिवर्तित हो रहा है, एक चादर के रूप में। वो भी चादर के रूप में परिवर्तित होगा, वो टूटेगा नहीं, यानी कि उसमें टूटने की प्रक्रिया नहीं होगी, तो चादर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो आघातवर्धनीयता कहलाती हैं। अर्थात एक धातुएं क्यों चादर के रूप में फैलती हैं, हम सबसे पहले बता चुके हैं कि इसमें जो होते हैं इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ही कारण ही ये जितने इस धातुओं को हम पीटेंगे, जितने धातुओं को पीटेंगे धीरे धीरे वो चादर के रूप में फैलती चली जाती है बिना टूटे। अर्थात हम ले रहे हैं एल्युमिनियम को, एल्युमिनियम एक भी धातु है। सिल्वर को ले रहे हैं, सिल्वर भी धातु है। और गोल्ड भी ले रहे हैं, गोल्ड भी क्या है, धातु है। और कॉपर भी ले रहे हैं, कॉपर भी धातु है। चलिए आयरन भी हम ले रहे हैं, आयरन को भी पीट के चादर बना सकते हैं। अर्थात इन लोगों को, धातुओं को क्योंकि इसमें देखो हम बताए थे ना, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होते हैं, अर्थात +3 चार्ज होंगे, धन आयन होंगे, तो ये धातु कहलाएंगे। तो धातु हैं कि इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये आघातवर्धनी है। सिल्वर को कैसे पहचानेंगे कि ये आघातवर्धनी है। गोल्ड अर्थात सोना को हम पहचानेंगे तो ये कैसे आघातवर्धनी है। कॉपर को हम पहचानेंगे ये आघातवर्धनी है। उसी प्रकार आयरन को, क्योंकि इनमें जो ये प्लस आयन उत्पन्न हुआ है किसके कारण, क्योंकि ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं, दान कर रहे हैं, दाता है। ये सब क्या है, दाता का काम करते हैं। तो जब देंगे इलेक्ट्रॉन तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब पाया जाएगा तो मान लीजिए ये धातु है, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, तो उसी को हम जितने ही पीटेंगे ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर की ओर फैलने लगेंगे। बाहर की ओर क्या होने लगेंगे, फैलने लगेंगे। जितना ही पीटेंगे इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे बाहर की तरफ फैलेंगे, जितना ही फैलेंगे वो चादर के रूप में फैलती चली जाती है। तो इसी कारण को हम बोल सकते हैं कि धातुएं, कुछ धातुएं ऐसी होती हैं कि आघातवर्धनी होती हैं, लेकिन कुछ धातुएं ऐसी भी होती हैं जो उन्हें हम पीट के चादर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। जैसे अपवाद स्वरूप हम ले रहे हैं जिंक और मरकरी, ये भी क्या है, धातु है, लेकिन जिंक को हम पीटेंगे तो ये चादर के रूप में नहीं फैलेगा, टूट जाएगा। परंतु
उसी प्रकार हम ले रहे हैं सिल्वर नहीं, मरकरी को ले रहे हैं। मरकरी एक द्रव है, कमरे के ताप पर क्या है, हम सबसे पहले बता चुके हैं कि मरकरी एक कमरे के ताप पर एक द्रव है। तो मरकरी क्या हम पीट सकते हैं? मरकरी जैसे फीवर नापा जाता है, थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर में सब लोग देखे हैं, ठीक ना। तो डॉक्टर लोग क्या कहते हैं, आपका टेम्परेचर नापते हैं, टेम्परेचर नापेंगे, अगर 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर आ जाता है तो आपको बता देते हैं आपके अंदर फीवर, तो आपको दवा दे के ठीक कर देते हैं। तो मरकरी उसी में रहता है थर्मामीटर में। और मरकरी एक जगह और होता है जो बीपी नापा जाता है, ब्लड प्रेशर नापा जाता है। ब्लड प्रेशर वाले स्टेथोस्कोप में स्फैग्नोमैनोमीटर में होता है। स्टेथोस्कोप नहीं, स्फैग्नो, जिसका नाम है स्फैग्नोमैनोमीटर, उसमें भी पारा डाला जाता है। तो जब डॉक्टर लोग पंप करते हैं तो पारा धीरे धीरे उस स्फैग्नोमीटर में ऊपर चढ़ता है। जब ऊपर चढ़ेगा तो उससे बीपी आपका नापेंगे। तो बीपी नापेंगे कैसे? जब आपका 120 और 80, 120 ऊपर वाला होता है, जो ऊपर का होगा, तो 120 से ऊपर अगर अधिक जा रहा है, 30 जा रहा है, 40 जा रहा है, तो इसलिए डॉक्टर लोग समझ जाते हैं आपका बीपी हाई है। और नीचे वाला भी जब ऊपर से धीरे धीरे डाउन होंगे, जहाँ पे लास्ट में आके ख़त्म होगा, तो ख़त्म यानी कि हमें लब और डब की आवाज़ सुनना बंद होगा, तो वहाँ पे नाप लेते हैं कि आपका बीपी वहाँ पे कम हो रहा है कि हाई। तो वो स्फैग्नोमैनोमीटर में भी पारा भरा जाता है और थर्मामीटर में भी पारा भरा जाता है। डॉक्टर लोग को जो नाप के बताते हैं। बताओ, वो द्रव ही है ना, तो क्या द्रव को हम पीट के एक चद्दर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। ये एक कमरे के इस रूम के जो है, रूम है, कमरा है, तो कमरे के ताप पर क्या होता है, ये द्रव होता है। इसको हम पीट के चद्दर के रूप में नहीं बना सकते। परंतु ये भी क्या है, धातु है, अपवाद। इसीलिए अपवाद स्वरूप जिंक है, मरकरी है, और भी कुछ तत्व हैं, उसका नाम नहीं ले रहे हैं। तो चलिए इतना ही याद करना, ठीक। तो जिंक और मरकरी ऐसे धातुएं होते हैं, इन्हों पीट के हम चद्दर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और इन लोगों क्या है, हम चद्दर के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। चलिए बताते हैं कि सोना जो है, गोल्ड जो है, हम सोने को 0.0001 मिलीमीटर के कम मोटाई के, कितना कम मोटाई की चादर के रूप में हम बना सकते हैं। यानी कि सोना जो है, अगर हम उसको पीटेंगे तो वो सोने को 0.001 मिलीमीटर चद्दर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ये सोना है, सोने को कितने 0.001 मिलीमीटर की कम मोटाई की चादर हम बना सकते हैं पीट के। इन लोगों को भी हम चादर के रूप में बना सकते हैं। चलिए एल्युमिनियम बता दें। एल्युमिनियम पात्रों को जैसे हम ले रहे हैं, एल्युमिनियम का पात्र, ये भी चादर के रूप में हम जैसे कह सकते हैं। बिस्कुट का जो पैकिंग का डब्बा आता है वो भी एल्युमिनियम का होता है। एल्युमिनियम को हम चादर बना सकते हैं। इन धातुओं को हम एक चादर के रूप में हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अब हमें पता चल गया आघातवर्धीनता किसे कहते हैं। आघातवर्धीनता मतलब कोई धातु है, अर्थात कुछ ऐसे धातु होते हैं, उसे हम पीट कर चादर के रूप में हम बना सकते हैं। तो ये हुआ, आप लोग समझ गए। आज तो समझ गया कि ये आघातवर्धीनता अर्थात मेलिबिलिटी क्या होती है। तो मेलिबिलिटी के बारे में समझ गए हैं कि अगर धातु को हम पीटेंगे, जितना पीटेंगे उतना वो पतला चद्दर के रूप में धीरे धीरे फैलता चला जाता है। अगर कोई आप लोगों से पूछ ले कि ये क्यों चद्दर के रूप में, अगर धातु को हम पीटते हैं चद्दर के रूप में क्यों फैलता है, सिंपल रूप से बता देना कि क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण ही ये धातुएं क्या होती हैं, जितने हम पीटेंगे उतने ये चद्दर के रूप में फैली चली जाती है। अर्थात ये मुक्त इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर फैलने लगते हैं, जिससे ये शीट्स अर्थात चद्दर के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो चलिए आज आघातवर्धीनता हुआ। अगला पढ़ रहे हैं, अभी चलते हैं, देखते हैं कि तन्यता अगला क्या है। अब तन्यता देखते हैं, तन्यता पर विचार करते हैं। तन्यता, डक्टिलिटी, तन्यता क्या है, यानी धातुएं ऐसी धातुएं होती हैं जिसको हम तान कर एक पतले तार के रूप में बना सकते हैं, खींच सकते हैं। धातुओं को हम पतला तार यानी कि खींचकर उसको पतला तार बना सकते हैं, तन्यता कहलाते हैं। अर्थात देखिए क्यों तनती हैं, क्यों तार के रूप में, ये जितना तानेंगे धातु को तानेंगे वो तार के रूप में परिवर्तित होगा, क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। सबसे पहले बता दिया कि हम क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण उसको हम चद्दर के रूप में भी बना सकते हैं, उसको हम खींचकर तान भी सकते हैं, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं
कुछ धातुएं सामान्यतः तन्य होती हैं, इन्हें खींचकर पतले यानी कि महीन तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। महीन तारों में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को ही हम तन्यता कहते हैं। धातुओं की इस गुण को ही हम तन्यता कहते हैं। अर्थात धातु को हम जितना खींचेंगे उतना एक पतला महीन तार के रूप में खींचता चला जाता है। जितने खींचेंगे वो खींचता चला जाता है। इसी को हम तन्यता कहते हैं। तन्यता के उदाहरण हैं, जैसे हम दे दिए हैं यहाँ पे, सिल्वर है, गोल्ड है और टंगस्टन है। ये क्या है? धातु। इनका हम महीन से महीन, जितना महीन से हो सके पतले तार के रूप में हम खींच के, जितना खींचेंगे वो पतले तार के रूप में खींचाता चला जाएगा। इसका हम पतला तार बना सकते हैं। उदाहरण के रूप में देखिए लिए है ये, अर्थात 1 ग्राम सोने को 2 किलोमीटर तक 2 किलोमीटर तक लंबा तार हम बना सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। इन अर्थात सोने को 2 किलोमीटर तक लंबा तार के रूप में हम बना सकते हैं। इसी प्रकार सिल्वर है। सिल्वर को हम 0.0008 मिलीमीटर व्यास के महीन तार खींच सकते हैं। इन तारों को भी हम क्या कर सकते हैं, इतना सिल्वर को समझ जाइए, इतना व्यास 0.008 मिलीमीटर व्यास के महीन तार हम खींच सकते हैं। किस लिए सब खिंचा रहा है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। जितने खींचेंगे इलेक्ट्रॉन उतने दूरी तक चला जाता है। यानी कि धातुओं में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम धातु को महीन से महीन, पतला से पतला हम क्या कर सकते हैं, उसको तार के रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। टंगस्टन क्या है? टंगस्टन को लगभग हम अदृश्य अत्यधिक सूक्ष्म तार खींच सकते हैं। अत्यधिक हम सूक्ष्म तार के रूप में खींच सकते हैं। अदृश्य मतलब इतना महीन बना सकते हैं कि हम उसको देख नहीं, दूर से देखेंगे तो देख नहीं पाएंगे, थोड़ा हल्का से दूर देखेंगे देख नहीं पाएंगे, लेकिन वो किस रूप में है? तार के रूप में परिवर्तित है टंगस्टन। इतना किस लिए हो रहा है? क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही हम धातुओं को तन्य कर सकते हैं, उनको पतला से पतला तार बना सकते हैं। टंगस्टन के तारों का प्रयोग हम विद्युत बल्ब के फिलामेंट के रूप में, यानी फिलामेंट जो उसका विद्युत बल्ब देखे हो, सूर्य देखे हो, यानी जिसमें फिलामेंट वाला तार होता है, वो किसका ही होता है? इसी टंगस्टन, यानी कि W, इसका संकेत होता है W। टंगस्टन के हम फिलामेंट बोलते हैं। टंगस्टन जो बल्ब में लगा होता है फिलामेंट, उसी को हम टंगस्टन कहते हैं। अर्थात इस तंत्र को हम खींच कर एक तार के रूप में, विद्युत बल्ब के रूप में हम उसको जला सकते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि विद्युत बल्ब में किस धातु का तार लगा होता है, तो कह सकते हैं विद्युत बल्ब में धातु का, अर्थात टंगस्टन जो होता है, टंगस्टन का फिलामेंट बना होता है। फिलामेंट को ही प्रयोग करते हैं जो विद्युत बल्ब में लगाया जाता है। तो ये क्वेश्चन ये भी हुआ, विद्युत बल्ब में किस धातु का तार होता है, तो कह सकते हैं टंगस्टन, अर्थात फिलामेंट उसे बोलते हैं। फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, जो विद्युत बल्बों में प्रयोग किया जाता है। और जलता क्यों है? क्योंकि उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही आपस में जलते हैं, मुक्त के इलेक्ट्रॉन ही जलाते हैं। तो चलिए ये हुआ। अर्थात हम कह सकते हैं कि तन्य के बारे में भी हमें पता चल गया। तन्य किसे कहते हैं? अब कोई पूछेगा तन्य किसे कहते हैं, डक्टिलिटी किसे कहते हैं? कह सकते हैं कि धातु को हम जितना तानेंगे उतना लंबा होता चला जाएगा। महीन तार के रूप में जितना परिवर्तित होगा उतना ही तन्य हो रहा, अर्थात उसी को हम तन्यता कहते हैं। तो कुछ अपवाद स्वरूप भी हैं। अपवाद जैसे हम आघातवर्धिनीतम बताए थे, और वही तन्यता में भी है, जिंक है और सिल्वर है, मरकरी है, जिंक और मरकरी है। अर्थात ये भी धातु होते हुए भी इनको हम तार के रूप में, यानी कि महीन तार के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। और उधर अभी पीछे बता के आ रहे हैं कि जिंक और मरकरी ये आघातवर्धिनीता भी नहीं होती, अर्थात इन्हें पीट कर भी हम वो चादर के रूप में नहीं बना सकते, इन्हें खींच कर हम तार के रूप में भी नहीं बना सकते हैं। ये भी धातु हैं। तो धातु होने के कारण क्या है? ये भी धातु होने के कारण भी ये लेकिन न तनते हैं और न तो सीट के रूप बदलते, इसीलिए वहाँ पे बोल दिया जाता अपवाद स्वरूप जिंक और मरकरी जो होते हैं धातु होते हुए भी तन्य नहीं होती हैं और आघातवर्धनी भी नहीं होती हैं। तो आज आप लोगों को पता चल गया तन्य क्या होती है, आघातवर्धनी क्या होती है। तन्य में बता देना यही सब
कि कुछ धातुएं समान तन्य होती हैं, अर्थात इन्हें खींचकर महीन यानी पतले यानी महीन तारों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। धातुओं के इस धातुओं के इस गुण को ही हम तन्य कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अगला हेडिंग है, चलते हैं पढ़ते हैं कठोरता। चलते हैं पढ़ते हैं कठोरता। कठोरता क्या होती, कठोरता क्या अर्थात कह सकते हैं कि हार्डनेस मीन्स कठोरता। कठोरता में क्या है, धातु में कुछ ऐसी धातुएं होती हैं जो कठोर होती हैं, यानी साधारण ताप पर वो क्या होती हैं, कठोर ही रहती हैं। जैसे देखते हैं कि साधारण ताप पर अधिकांश धातुएं ठोस होती हैं, यानी साधारण ताप पर यानी टेम्परेचर पर गलती नहीं ये क्या होती, गलती नहीं है। उदाहरण के रूप में ले रहे हैं कि एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन आदि ये क्या होती हैं, कठोर होती हैं। क्यों कठोर होती हैं, साधारण ताप पर, यानी कि इनको कुछ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो भी ये गलेंगी नहीं। कह सकते हैं साधारण ताप पर भी क्या होती हैं, कुछ धातुएं ठोस होती हैं, जिसे हम कठोरता कहते हैं। अपवाद स्वरूप देख लेते हैं कि अपवाद स्वरूप क्या है, सोडियम और पोटेशियम ये क्या होती हैं, मुलायम होती, मृदु होती हैं। सोडियम और पोटेशियम क्या होती है, मृदु होती है, अर्थात मुलायम होती है। इनको सोडियम को और पोटेशियम को चाकू से हम काट सकते हैं। तो साधारण ताप पर ही क्या है, ये सोडियम पोटेशियम मृदु होती हैं, इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, अर्थात ये कठोर नहीं होती। इसीलिए लिख उठता है कि ये अपवाद स्वरूप सोडियम और पोटेशियम क्या होती हैं, ये मृदु होती हैं, अर्थात इन्हें चाकू से काटा जा सकता है, ये कठोर नहीं होती हैं, परंतु ये भी क्या है, धातु ही है। और देखते हैं अगला हेडिंग है गलनांक तथा क्वथनांक। गलनांक व क्वथनांक, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, देखते हैं मेल्टिंग में। अर्थात गलनांक क्या है, गलनांक को कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो कि साधारण ताप पर ही क्या होती है, साधारण ताप पर इन्हें गलाया जा सकता है, अर्थात ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में हम इनको परिवर्तित कर सकते हैं, तो उसी को हम गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक को हम कह सकते हैं कि ये क्वथनांक जो होती हैं द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदल सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ा के क्या है कि द्रव अवस्था से इन्हें हम वाष्प के रूप में हम बदल सकते हैं, तो इसी को हम क्वथनांक कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं कि वह ताप जिस पर कोई भी धातु ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है गलनांक कहलाते हैं। अर्थात गलनांक आप तो समझ में आ गया ना, यानी ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन को ही हम गलनांक कहते हैं। आगे चलते हैं, जबकि क्वथनांक क्या है, क्वथनांक वह ताप है जिस पर द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं धातुओं की इस गुण को क्वथनांक कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कह सकते हैं कि ठोस से किस में परिवर्तित हो रहा है, द्रव में, तो इसी को हम कहते हैं गलनांक, गलनांक, अर्थात मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। मेल्टिंग कहते हैं। और क्वथनांक अर्थात द्रव अवस्था से वाष्प में परिवर्तन हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं क्वथनांक। इसी को हम कहते हैं क्वथनांक अर्थात बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, ठीक है। आप तो समझ में आए ना, अर्थात वे धातुएं जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं गलनांक कहलाते हैं, और जो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाती हैं उसी को हम क्वथनांक कहते हैं। अर्थात इसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर लगाएंगे ठोस से द्रव, और इसका टेम्परेचर लगाएंगे द्रव से वाष्प, तो गलनांक और क्वथनांक कहलाते हैं। आगे चलते हैं, उदाहरण स्वरूप में लोहा है या आयरन है, आयरन का गलनांक लगभग 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। अर्थात 1535 डिग्री सेल्सियस लगाएंगे तब ये लोहा जो आयरन होता है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि कॉपर भी 1000
38 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि 1038 डिग्री सेल्सियस पर हम इसे गला सकते हैं। इतना टेम्परेचर लगाएंगे तब कॉपर को हम ठोस से द्रव अवस्था में बदल सकते हैं। अर्थात 1535 डिग्री सेल्सियस पर आयरन गलता है, कॉपर 1000 अर्थात 1338 डिग्री सेल्सियस पर कॉपर का गलनांक होता है। इसके बाद देखते हैं अपवाद स्वरूप जो है सोडियम का गलनांक होता है 98 डिग्री सेल्सियस और पोटेशियम का 64 डिग्री सेल्सियस और गैलियम का 30 डिग्री सेल्सियस, सीजियम का 28 डिग्री सेल्सियस। ये इतने डिग्री सेल्सियस पर ही, यानी कि इनके बहुत कम ही टेम्परेचर क्या होता है ये गल जाते हैं। अर्थात ये कह सकते हैं कि इनको हम हाथ पर रखेंगे, हाथ पर रखने के बाद जो ये धातुएँ होती हैं हाथ पर रखने की, यानी कि बॉडी के टेम्परेचर पे ही क्या होती हैं ये गलने लगती हैं। हाथ पर रख रहे हैं तो हाथ में टेम्परेचर मतलब मनुष्यों का टेम्परेचर कितना होता है डिग्री सेल्सियस क्या होता है नॉर्मल होता है। स्वस्थ व्यक्तियों के लिए जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस स्वस्थ होता है। 37 डिग्री मतलब ये टेम्परेचर शरीर के हाथ का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। तो कितना है देखिए 30 है, तो मनुष्यों को कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस। ये कितना है 28 डिग्री सेल्सियस है। ये 28 डिग्री सेल्सियस तो मनुष्य को कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि बॉडी का टेम्परेचर जो है अधिक है, इनका टेम्परेचर कम है। अर्थात इन लोगों को, ये धातुओं को हम हाथ पर रखेंगे, हाथ पर रखने से ही क्या हो जाता है ये गल जाती है। अब बताओ धातु होते भी ये क्या है गल जा रहे हैं, इन लोगों भी गल जा रहे हैं। अर्थात इतना ये गलनांक है इन लोगों का। और टेम्परेचर बढ़ा देंगे वाष्प रूप बदल जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि ठोस अवस्था द्रव अवस्था को गलनांक कहते हैं, द्रव अवस्था से वाष्प में अवस्था में को हम क्या कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट अर्थात क्वथनांक कहते हैं। ये गलनांक हुआ और ये क्वथनांक हुआ। अगला हेडिंग तो हम बता रहे थे, अगला क्या बता रहे थे, अगला ये है कि घनत्व किसे कहते हैं। घनत्व डेंसिटी कहने का मतलब ये लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं तथा ये भारी भी होते हैं। घनत्व क्या होगा, घनत्व कैसे पहचाने, घनत्व अधिक है यानी कि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन जितना अधिक पाया जाएगा वो पास पास आपस में अधिक सटे रहेंगे। यानी जितना सटा रहेगा अधिक पाया जाएगा उसमें धातु में इलेक्ट्रॉन जितना पाया जाएगा, जिससे कारण हम कह सकते हैं कि उसमें घनत्वता अधिक होती है। अर्थात धातु में क्या है लगभग सभी धातुओं के घनत्व उच्च होते हैं तथा ये घनत्व अगर उच्च होंगे तो वो भारी भी कहलाते हैं। भारी मतलब ये समझ जाइए मतलब ये 10 किलो का है 5 किलो का है कि कौन भारी है। और एक सोना भी 10 ग्राम का ले लें और 1 किलोग्राम का सोना लोहा ले लें या 1 किलोग्राम का कॉपर ले लें, यानी कॉपर यानी कि तांबा ले लें और 10 ग्राम सोना लेंगे। अब पूछ लिया जाएगा 1 किलो वाला तांबा कि 10 ग्राम वाला सोना, इन दोनों में से कौन सा किस में भार अधिक है। तो हम किसे धातु कह सकते हैं, घनत्व किसकी अधिक है हम पूछेंगे कि बताओ सोने में सोना अर्थात गोल्ड में घनत्व अधिक है कि कॉपर वाले धातु में घनत्व अधिक होता है। तो कह सकते हैं कि सोने में घनत्व अधिक होता है और कॉपर वाले चाहे कितना भी हम बड़ा ले लें, कॉपर का कितना भी बड़ा हम धातु ले लें और सोने का छोटा भी टुकड़ा ले लें, कॉपर का बड़ा टुकड़ा ले लें और सोने का छोटा टुकड़ा ले लें, तो उसमें से दोनों में बताएंगे किसका घनत्व अधिक है। तो हम बोलेंगे सोने का घनत्व अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये भारी होता है। ये वजनाई में मत आना कि ये 10 किलो का है, ये 10 ग्राम का है। 10 किलो वाला भारी है तो इसलिए उसका घनत्व अधिक है और 10 ग्राम वाला का वजनाई क्या है, वेट जो है उसका कम है तो उसका घनत्व कम। ऐसा नहीं है। इसमें ये देखेंगे कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन ज़्यादा किसमें पाया जाता है। तो जब ज़्यादा जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाएगा, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपस में गुच्छे रहेंगे, करीब में रहेंगे तो करीब में होने के कारण उसका भार जो होगा अधिक होगा। और कॉपर वाले का जो होगा इलेक्ट्रॉन जो होगा थोड़ा थोड़ा दूर होगा, दूर होने के कारण उसका भारीपन क्या होता है उसमें कम आता है। तो अर्थात उसमें कह सकते हैं घनत्व उसमें कम है और सोने में घनत्व अधिक है। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि लगभग सभी धातुओं घनत्व जो होते हैं उच्च होते हैं तथा ये भारी होते हैं। सोने का देखिए सोना है 19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और सिल्वर जो है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होने के कारण ये धातु में भारी होती। अर्थात इसमें जो ग्राम है इतना पर सेंटीमीटर क्यूब में, यानी 3 पर सेंटीमीटर क्यूब ग्राम, इतने ग्राम 19 ग्राम में, अर्थात इसका वजनाई अधिक है, भार अधिक है, तो इसलिए इसका घनत्व अधिक है। गोल्ड का घनत्व अधिक है, सिल्वर का घनत्व अधिक है क्योंकि इसमें भारी धातुएं होते अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या खूब आपस में रहेंगे। अर्थात ये इसका जो होगा
19.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, सिल्वर का 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब, ये अधिक होते हैं, अर्थात इसमें भारीपन अधिक होता है जिसके कारण इसकी घनत्वता अधिक होती है। इसी प्रकार हम ले सकते हैं कि 1.74 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मैग्नीशियम का और एल्युमिनियम का 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होने के कारण इसमें घनत्व क्या है, कम है, अर्थात इसका इलेक्ट्रॉन जो है थोड़ा दूर दूर रहेंगे तो इसमें उतना इलेक्ट्रॉन पास नहीं रही, इसका घनत्व क्या होगा, इसमें कम होगा, अर्थात घनत्व कम होगा तो ये हल्की, ये क्या होती है, ये हल्की है, इनकी अपेक्षा ये हल्की है, इनकी अपेक्षा ये हल्की है, तो हल्की होने के कारण ये क्या होती है, इसमें घनत्व थोड़ा कम पाया जाता है, परंतु ये भी घनत्व में आते हैं। तो घनत्व में आते हैं तो अर्थात कह सकते हैं घनत्व किसे कहते हैं, जिसमें यानी कि लगभग धातु में जो घनत्व, जिसमें घनत्व उच्च होता है उसे घनत्व कहते हैं, अर्थात जो धातु में के घनत्वता अधिक होती है यानी जो भारी होगा उसे हम घनत्व उच्च घनत्व वाला कहते हैं। अपवाद स्वरूप क्षार धातु में सोडियम और पोटेशियम में क्या होता है, इसमें कोई भार नहीं होता है, इसमें कोई भार, इलेक्ट्रॉन तो पाया जाएगा लेकिन इसमें कोई भारीपन नहीं आएगा, अर्थात इसमें ये कोई घनत्व तो इसमें होता नहीं, इसलिए यहाँ पर बोला जाता है क्षार धातुओं में कोई घनत्व उपस्थित नहीं होता है। चलिए धातुओं का हो गया। अब पढ़ते हैं भंगुरता किसे कहते हैं। भंगुरता मतलब धातुएं सामान्यतः कठोर होती है, जो कठोर होती है उसमें भंगुरतापन अधिक आता है, जिस कारण इनमें भंगुरता का गुण अधिक होता है। भंगुरता मतलब अगर इनको हम तोड़ेंगे वो आराम से टूट जाएंगे, आराम से टूट सकते हैं, तो उसी को हम कहते हैं भंगुरता। भंगुरता मतलब जैसे हम किसी गिरा दे ऊपर से टूट जाए, कई खंड में हो जाए, या किसी से मार दे वो कई खंड में हो जाए, टूट जाए, तो उसी को हम भंगुरता कहते हैं। अर्थात कहते हैं धातुएं समानता मतलब जो समानता हैं कठोर होती हैं, जिस कारण कठोर होने के कारण भी भंगुरता उत्पन्न हो जाता है। भंगुरता उत्पन्न होने के कारण उन्हें अगर किसी से हम पीटेंगे या ऊपर से गिरा देंगे वो कई खंडों में टूट जाएगा, तो कई खंडों में टूटे भंगुरता उत्पन्न हुआ कि नहीं, जैसे होता है जिंक, अपवाद स्वरूप जिंक मान सकते हैं। अगला हेडिंग है तो भंगुरता उत्पन्न हो गया। अगला हेडिंग है साउंड। साउंड क्या यानी कि ध्वनि, क्या धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, हाँ उत्पन्न करती हैं। जैसे हम कह सकते हैं विद्यालयों में घंटी लगी होती है, या हथौड़ी, लकड़ी की हथौड़ी या धातुओं के हथौड़ी से मारेंगे तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो कह सकते हैं कि धातुएं ध्वनिक होती हैं, कि धातुओं को कह सकते हैं कि धातुओं को हथौड़े से पीटने पर एक विशिष्ट प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, जिसे हम धात्विक ध्वनि भी कहते हैं। यानी कि धातुओं का हम हथौड़ी, लकड़ी की हथौड़ी से या धातुओं के हथौड़ी से जितना पीटेंगे उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ध्वनि उत्पन्न होगी तो उसी को हम कहते हैं धात्विक ध्वनि भी कहलाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि विद्यालय में लगी हुई घंटी। तो ध्वनि क्यों उत्पन्न हो रही है, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन ही ध्वनि उत्पन्न करा रहा है। सब में कहते हैं यानी धातुओं के भौतिक गुण में यह लिया गया है, जितना अभी तक हमें मिला है कि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए के कारण ये सभी गुण उत्पन्न करता है। तो चलिए बस आज हम इतना ही बताते हैं, चलते हैं, धन्यवाद।